प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी माश की सूरत हाल। IMF प्रोग्राम में जाने के बाद भी क्या हमारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे? बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो सकेगा, गुर्बत का ख़ात्मा हो सकेगा, नए एवन्यूज़ खुलेंगे, पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा? और क्या ये मुमकिन होगा कि पाकिस्तान 24वें प्रोग्राम के बाद 25वें प्रोग्राम की तरफ नहीं जाएगा? लेकिन ये सब कैसे मुमकिन होगा और क्या क्या इकदाम करने होंगे? डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद यासिर हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। यासिर, जिस तरह डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे, हल क्या नज़र आ रहा है? ऑप्शन तो यही है ना हमारे पास। अब जो टीम बन चुकी है माशी, इस दफ़ा डार साहब को वजारत खारजा दी गई है और औरंगजेब साहब आ गए हैं आपकी इकॉनमी संभालने, मईशत को संभालने के जी लिए। जी। ज़फ़ीर देखें, तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आपको बताऊं एक बात कि ये जो जमूद है, स्टेटस को है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सिर्फ इस वक्त किया ये जा सकता है कि आप आवाम का जो कंसर्न है वो सिर्फ इस चीज़ से है कि ये जो बढ़ती हुई महंगाई है इसके आगे सिर्फ बांध दिया जाए। आप यकीन करें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपके पास क्या पॉलिसीज़ हैं, आप किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे और आप जाएंगे IMF के पास नहीं जाएंगे। उनका सिर्फ कंसर्न ये है कि आप महंगाई का रास्ता इस वक्त रोकें, और जो कि ये एक शॉर्ट टर्म के अंदर कर भी ये सकते हैं। मीशत को दुरुस्त करने के लिए, ख़ास तौर पे हमारी जैसी मीशतों को दुरुस्त करने के लिए आपको बहुत बहुत कुछ करना पड़ेगा और बहुत सख्त फैसले करने पड़ेंगे। लेकिन वो सख्त फैसले ये नहीं है जिसकी इस्तेलाह हमारे यहाँ यह है कि महंगाई को बढ़ा दिया जाए। ये सख्त फैसले वो होंगे कि जिसका भी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने निशानदेही की है कि आपने अशराफिया का ये जो आपने उनको मजबूत करने का एक सिलसिला, एक जो सालों से चला आ रहा है, इसको नवाजने का, इस सिलसिले को ख़त्म करना होगा, जो कि मुमकिन नहीं है। आप यकीन कीजिए कि हुकूमत, क्योंकि आप ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, ये जो अशराफिया है, ये खुद अपने खिलाफ पॉलिसीज़ कैसे लेकर आएगी? अब ये टैक्स नेट को ब्रॉड करने की जब हम आप बातें करते हैं, ये मुमकिन कैसे होगा कि जी जी सिर्फ यही होगा। सिर्फ ये हो सकता है कि आप मुख्तसर वक्त में आप बैठें और इंतज़ार करें कि शायद आलमी मार्केट में शायद पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर किसी किस्म की कोई कमी हो जाती है, तो आप थोड़ा सा एक रिलीफ दे दें, 4-5 रुपए कम करके आवाम को, और जिससे वो मुतमईन हो जाए फिल वक्त के आपकी जो महंगाई है वो थोड़े वक्त के लिए रुक गई है। वगरना आपके पास कोई किसी किस्म का प्लान नहीं है। डॉलर आपने कैसे लाना है? जी जी जी, प्लीज की तरफ जाऊंगा। एक्सपोर्ट में इजाफे की बात हो रही है, कैसे मुमकिन होगा आपके पास फौरी तौर पे? अभी तो हम देख रहे हैं कि मुमकिन ही नहीं है ज़फ़ीर। मैं ये बात बिल्कुल मुख्तसर आपको और बिल्कुल साफ अल्फाज में बताता हूँ कि किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि जहाँ पर आप अमन अमान की सूरत हाल देखें, आप अपनी इनपुट कॉस्ट देखें, आप देखें कि रीजन में अगर आप कम्पीट करने के लिए खड़े हो तो इस वक्त आपका अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रीजन में किसी मुल्क से कोई मुकाबला ही नहीं है किसी भी सतह के ऊपर। तो आप एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात करें, प्रोडक्शन की, ये मुमकिन ही नहीं है किसी भी हवाले से। मैं आपको क्या क्या बताऊं कि आपकी इस वक्त बिजली की कॉस्ट रीजन में सबसे महंगी बिजली आप दे रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि आप टैक्सों की बहुतात हो चुकी है, आप नई नई रेगुलेशंस लेकर आते हैं, आप बेड़ा गर्क कर देते हैं। ना कारोबार चल सकता है, ना कोई शख्स यहाँ पे काम कर सकता है, ना कारखाने लग सकते हैं, किसी सूरत मुमकिन नहीं है। जी, तो फिर ये तो आप मायूसी की बातें नहीं, मैं मायूसी नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। किया क्या जा सकता है? करने को बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन वो आप नहीं करेंगे। आपने ये जो बिजली की कीमतें हैं, इसका हल आपने क्या निकाला है? कोई आपके पास पॉलिसी है कि ये जो आप बिजली जिन इदारों से लेते हैं उनकी अदायगियों के लिए क्या आपने स्केड्यूल बना कर रखा है? इसके अलावा आप जो है वो अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए कि आपके पास सोलर के कोई प्रोजेक्ट हैं, आपने बाहर से पैसा लेके कोई तरीकाकार वजह किया है कि नए डैम्स बना के बिजली कहा यह जा रहा है, जैसे IMF जोर भी दे रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मालियाती डिसिप्लिन की बार बार बात कर रहा है और पॉलिसियां सख्त होंगी। कहाँ से लाएंगे आप? क्या कोई फायदा कहाँ से लेकर आएंगे? आप देखें, एक साहब हैं अभी FBR का चेयरमैन, उनको कुछ अरसे पहले बना दिया था, आज हर जगह बैठे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब आप उनसे पूछें कि जब आपको जिम्मेदारी दी गई तो आपने क्यों जिम्मेदारी ली, और जब आपको दी गई और आपसे नहीं हुआ तो अब आप कर रहे हैं, कहते हैं 22,000 है उसमें करप्ट लोग बैठे हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जनाब हल क्या देख रहे हैं? बातें तो चूंकि औरंगजेब साहब भी IMF को बहुत बेहतर जानते हैं और इसी वजह से लेके भी आया गया उनको, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन वो जोर दे रहे हैं कि जी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा और इस चीज़ का फ़ायदा होगा हमें। ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि मुमकिन कैसे होगा ये इजाफा, और इमीडिएटली हमें कोई आप इकॉनमी को समझते हैं, जानते हैं कि कोई बेहतरी आ सकती है, और इसका हल क्या निकलेगा? वरना माफियाज तो राज कर रहे हैं, वो तो मामला ऐसे ही चलते रहेंगे। देखिए, यासिर साहब ने कुछ नुकात उठाए हैं जी, जिसको आप मायूसी की बात कर रहे थे, वो हकीकत पसंदाना बात कर रहे हैं। जब तक आप अपनी बीमारी की तशखीस नहीं करेंगे जी, उसके बाद तो इलाज भी नहीं हो सकता। मैं तो बिल्कुल मुत्तफिक हूँ जो बातें उन्होंने की हैं। ठीक,
अगर किसी को ये तवक्को है कि ये हुकूमत या कोई दूसरी हुकूमत या ये पार्लियामेंट कोई बेहतरी लाएगी, तो वो अपने आप को धोखा देता है। बिल्कुल है। और जो आखिरी हमारे पास चांस बनता है जी वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हम SIFC जो है, जिसमें अफवाज पाकिस्तान की नुमाइंदगी है, जी मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ जी कि ये आपके कंधे पे बंदूक रख के पॉलिसियाँ बना रहे हैं, और जब ये नाकाम होंगी तो फिर आप कहेंगे जी ये तो SIFC ने फैसले किए थे। इसलिए SIFC को अब ये कहना होगा कि जनाब ये बातें तो आपने बहुत कर ली, अब आप ये बताइए कि जो हमारी बरामदात थी, अभी बरामदात की बात की, जी मैं एक आपको फिगर दें, 2014 में जी हमारी बरामदात थी $25 अरब, और 2023 में थी $27 अरब। तो जब 9 साल में आप $2 अरब लेके आए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही। हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं है बरामदात बढ़ाने से। अगर उनको कोई दिलचस्पी है तो वो है रेमिटेंसेस बढ़ाने से। वो बिल्कुल कहते हैं डॉलर चाहिए। रेमिटेंसेस क्यों बढ़ाते चाहते हैं? इसलिए कि जो चोरी का पैसा पाकिस्तान में पड़ा है ठीक है वो बाहर जाता है हुंडी के जरिए। उसके बाद जब रेमिटेंस आती है तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) है, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। तो वो रेमिटेंस आती है जिसपे हर 1 लाख पर 30-35 लाख का आपको टैक्सों में नुकसान हो जाता है, और वो पैसा बाहर चला जाता है। बिल्कुल ऐसा है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि $100 का अगर GDP है तो भारत एक्सपोर्ट करता है $21, ठीक और हम करते हैं $10, यानी हमारा आधा है। लेकिन भारत की में जो रेमिटेंसेज आती हैं $100 पे 3 आती हैं, हमारी 10 आती हैं। तो हमारा एम्फेसिस जो है वो है कि ताकतवर तबकों की चोरी का पैसा वाइट भी कर दें, टैक्सों को भी नुकसान हो जाए और रेमिटेंस बढ़ जाए, ताकि तिजारती खसारे के बजाय हम कहते हैं जारी हिसाबात के खसारे को हम बेहतर बना रहे हैं। भाई जारी हिसाबात का खसारा कोई चीज़ नहीं होता, आपको तिजारती खसारा बेहतर बनाना है। तो वो तो जब आपने बिजली पेट्रोल के नर्ख जो हैं वो बढ़ाने हैं और मीशत आपकी ग्रो नहीं कर रही, तो आप एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे? बुनियादी सवाल। 9 साल में तो आप $2 अरब लेकर आए हैं सिर्फ, जबकि आपने बेतहाशा मराद दी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि SIFC को जो मेरी मैसेज है वो ये है जी कि अब आप कहें, मतलब मैं आर्मी को मुखातिब कर रहा हूँ कि वो भी बैठे हैं, वो ये कहें कि भाई तीनों पार्टियों से ये कहें, अपने सिलेक्टेड आदमियों को बुला लें उनके, कि जनाब ये आपकी ज़रा मंशूर तो आप देख लीजिए, आप में क्या तीनों पार्टी का मंशूर है, वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, हाँ मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, ये उनके मंशूर में लिखा है। जी बिल्कुल लिखा है वो नहीं, इलेक्शन जिस पे जीते हैं वो मंशूर है। फिर आइन में है, आइन में ये लिखा कि मुनसफाना अदल का निज़ाम होगा, इस्तेसाल नहीं होगा, हर बच्चा स्कूल जाएगा, समाजी इंसाफ होगा। तो जब 25 अलिफ में अगर ये लिखा है हर बच्चा स्कूल जाएगा, तो फिर वो ये कहें कि जनाब जो आपकी टैक्सों की आमदनी है, क्या उससे आपके 26 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे? तो जो जा रहे हैं वो भी 26 मिलियन ही हैं। तो आपने अगर 75 साल में इतने बनाए हैं, तो बाकी बच्चे कब जाएंगे? वो तो इस टैक्स पर जा ही नहीं सकते, नहीं जा उनसे सकते। ये तो इसमें डॉक्टर साहब जी अभी जो बात हो रही है कि जी ज़रा अभी बजट आपने पेश करना है और उससे पहले पहले IMF में जाना है, जो कि जाना ही है और चले भी जाएंगे हम ज़रा सब कुछ गिरवी रखवा के। तो ये कहा यह जा रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मालियाती डिसिप्लिन की पॉलिसियाँ नाफिज की जाएँ। IMF की तरफ से ये शर्त है। बोर्ड्स का मुसाबकाती इंतखाब और परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स का क़याम भी ज़रूरी उन्होंने कर दिया। तो ये इस तरह की पॉलिसी से क्या कोई फ़ायदा भी होगा, चूँकि या ये कि एक प्रैक्टिस ही है? देखिए, अगर मैं तो बेसिकली रिसर्च करके बात करता हूँ जी IMF, हुकूमत और स्टेट बैंक जो बातें 95-96 में किया करते थे, जी 27 साल पहले, वही बात वो आज भी वही कर रहे हैं, हुकूमत भी वही कर रही है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा। अल्फाजों का पता ये कि आपको मैं रिकॉर्ड पे बता दूं, अभी बड़ा अंग्रेजी का अंदर कह रहे हैं डिजिटलाइजेशन हम करेंगे जी। अरे भाई, शौकत अजीज ने 2001 में कहा था कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों के एहसासों को रिकॉर्ड पे लेंगे। अब वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के बजाय आपने डिजिटलाइजेशन कर दिया। ये सारी बात, कोई भी नई बात मैं आपको नहीं है, इनका नहीं है ना IMF ने कोई नया मुतालबा किया है, ना हुकूमत ने कोई नई बात की है। वही घिसी पटी बातें हैं पिछली जो 95-96 में की है, एक हुकूमत ने की, दूसरी ने की, तीसरी ने की, वही बातें आज भी कर रहे हैं। ये खिलवाड़ है पाकिस्तान के अवाम के साथ। तो इसमें डॉक्टर साहब ये तो ठीक आप कह रहे हैं, निशानदेही भी ठीक कर रहे हैं, आपकी ज़रा बहुत अच्छी रिसर्च भी है, कमांड है इसके ऊपर। वे फॉरवर्ड क्या नज़र आ रहा है? कोई मतलब ये सारी चीज़ें तो हैं, यासिर भाई भी यही बात बता रहे हैं, आप भी इसी तरह कह रहे हैं, तल्ख हक़ाइक़ हमारे सामने हैं। कोई वे फॉरवर्ड नज़र आ रहा है कि ठीक है ये एरिया है जहाँ थोड़ी सी अगर मेहनत कर लें हम तो कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाएगी? देखिए, मैं तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ, मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। अगर जो बातें हैं, जो मैंने कहा कि मंशूर और आइन जो है, तो मैं जब SIFC की बात कर रहा था तो मेरा मतलब ये था कि वो इजलास में ये कहें
कि भाई जिस मैनिफेस्टो पे आपने इलेक्शन जीता है उस पर तो आप अमल नहीं करते, ना आइन पर करते हैं, तो फिर इलेक्शन क्या हुआ। अब हम ये चाहते हैं कि हम अगले 15 दिन में IMF के पास जाने से पहले हम ये चाहते हैं कि ये जो बातें आपने कानून में आप मंशूर में है, टैक्सों की है, आइन में है, उसको आप एक अहदनामे पर दस्तखत कर दें कि अगला बजट उसकी रोशनी में बनेगा और उसके बाद कानून बना दिया जाए। कानून ये होगा कि ये जो टैक्स, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगेगा, GST कम होगा, पेट्रोलियम लेवी भत्ता सिफर होगा, तालीम का बजट कम होगा, कैबिनेट का साइज कम होगा और ये टैक्स एमनेस्टी नहीं आएंगी। ये सारी बातों को आप अहदनामा करके कानून बना दें कि अगर ये नहीं बनाया तो ये हुकूमत और जो लोग इलेक्टेड हैं उनकी वो खत्म हो जाएगी। अगर ये आप कानून नहीं बनाते, मैं मीसाक की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मैशत की कानून साजी अगर आप नहीं करते, और वो कानून साजी कराने की जिम्मेदारी अब SIFC को लेनी पड़ेगी या सुप्रीम कोर्ट को लेनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के लिए रात को 12 बजे आपने कहा कि जी हमने अदालतें खोल के इलेक्शन करा दिया, तो इलेक्शन कराने का कुछ मकसद था ना, मकसद ये था। अर्ज़ ये है डॉक्टर साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब, कतई कलामी की माजरत, लेकिन ये उस वक्त मुमकिन हो सकेगा जब आपके पास मुखलिस लोग होंगे और जो वाक़तन चाहते होंगे कि आपका मुल्क जो है वो सही समत पर गामज़न हो, और इसकी तवक्को कतई इस वक्त नहीं की जा सकती। यहाँ पर पाकिस्तान में अलमिया हमेशा से यह रहा है कि हर शख्स अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में लगा रहता है और उसकी कोशिश होती है कि आज का दिन किसी तरह गुजारा जाए। ये हुकूमत हो या इससे पहले हुकूमतें हों, सबकी कोशिश और तवानाइयाँ सिर्फ इसी हद तक जो है वो रह गई कि हम किसी तरह ये वक्त गुजार दें और उसके बाद आगे की आगे देखी जाएगी। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर बाकायदा कानून की शक्ल अगर कोई चीज़ इख्तियार करेगी तभी जाकर मुमकिन हो सकेगा। लेकिन यहाँ पर अलमिया ये है कि आप जिस इदारे के ऊपर भी अगर आप देख लें तो वहाँ की जो सूरत हाल है, मेरे ख्याल में अगर बयान करना शुरू करें तो ऐसे पता नहीं कितने प्रोग्राम्स और जो है वो गुजर जाएंगे। बस ये एक उम्मीद की जा सकती है। लेकिन फिल वक्त जैसे आपने कहा है कि ये मैं आपकी बात से 100% मुत्तफ़िक़ हूँ कि यही वक्त की ज़रूरत है कि वाक़तन जो लोग बैठे हैं, ज़िम्मेदार हैं, बशमूल एक अहम कौमी इदारे के, अगर उन्होंने अगर इस वक्त इसके ऊपर कोई हिकमत अमली नहीं बनाई और अगर इनको पाबंद नहीं किया गया तो फिर ये जो सूरत हाल है मज़ीद अबतरी की तरफ जाएगी, जो कि शुरू दिन से इसी तरह की सूरत हाल का हमें सामने रहा है। हमारे पास इस वक्त हम कहने के लिए भी कुछ नहीं है कि हमारे पास क्या ज़रूरी पॉलिसी होगी आने वाले वक्त में। हम जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि तमाम तर तवानाइयाँ सिर्फ इस पर खर्च होती हैं कि किसी तरह रेमिटेंसेस के नंबर जो है वो बड़े करके जो है वो दिखा दिए जाएँ, क्योंकि वो नंबर जब अखबार के अंदर आते हैं ना तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मगर हकीकत क्या है वो आपके सामने। दूसरी तरफ स्मगलिंग का इशू है, आपकी पैदावारी सलाहियत तबाह हो चुकी है, अमन अमान की सूरत हाल में किस किस का तज़किरा करूं? वक्त खत्म हो रहा है डॉक्टर साहब। एग्रीकल्चर के ऊपर चूंकि अफवाज पाकिस्तान भी कॉर्पोरेट क्या नाम है उसके ऊपर जोर दे रही है, एग्रीकल्चर के वाले से पॉलिसीज लेके आ रही है फार्मिंग की, तो आप समझते हैं कि वो एक ऐसा एरिया है जो अगले 6-8 महीनों में हमें कोई फ़ायदा दे सकता है, यानी रिलीफ दे सकता है किसी हद तक? देखिए, मैंने जो रिसर्च की है उसमें ये कि जो हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीन है तो अगर, और किसान मेहनती हैं, अगर उनको वक्त पर बीज दें, वक्त पर उनको कर्जे दें, कीड़ा मार दवाई दें, उनको टेक्निकल एडवाइस दें, तो पाकिस्तान की जो क्रॉप्स हैं उनकी पैदावार में 5 गुना इजाफा हो सकता है, 5 टाइम्स। तो वो अगर करने तो आपको फीकस आमदनी जो किसान है हमारे 14 करोड़, उनको फायदा हो जाएगा और पाकिस्तान की मईशत भी होगी। ये कॉर्पोरेट फार्मिंग वगैरह इसमें बहुत सारे झगड़े हैं। पहला काम तो ये है कि आम आदमी के जो किसान हैं उनको आप ये कर्जे दिलवाइए। सारी टेक्नोलॉजी ने, मैंने देखा है कि चीन का फीकस पैदावार गेहूं की जो है, या हिंदुस्तान की है, हमारी है, जमीन आसमान का फर्क है। लाइव स्टॉक आपके पास है जबरदस्त। तो ये पहले ये ठीक करें, कॉर्पोरेट फार्मिंग से जरा फिलहाल परहेज करें तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यासिर, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दिग्गज प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।